ओम। ओम साथियों, अभी तक हमने एशिया पढ़ा था और आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे कॉन्टिनेंट की जहां पर बहुत से देशों में इस तरीके से आवागमन होता है कि आज व्यक्ति यहां से नौकरी करने गया और शाम को अपने देश में वापसी आ गया। मतलब एक देश से दूसरे देश में नौकरी करने गया और सेम डे वापसी आ गया। ये हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पर बहुत ज्यादा नरसंहार भी देखने को मिला और एक कम्युनिस्ट सोच वहां से शुरुआत हुई। ये यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। और कम्युनिस्ट का मैं नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आज हम शुरुआत करेंगे सोवियत संघ से, जिससे हटके सन 91 में 15 देश बने। 8 देश हम एशिया में पढ़ चुके हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और एक स्वयं अपने आप में रूस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूस से। देखिए, रूस या सोवियत संघ बहुत पहले से नहीं था। सोवियत संघ से पहले हमें कम्युनिस्ट को समझना पड़ेगा। कम्युनिस्ट होता क्या है, कम्युनिस्ट शब्द का मतलब क्या है। कम्युनिस्ट शब्द का मतलब है साम्यवाद, एक ऐसी प्रथा जहां पर कम्युनिज्म लागू हो सके। और कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म ये कहता है कहीं पर भी कोई निजी संस्थाएं या निजी फैक्ट्रियां नहीं हो सकती हैं, उसका मालिक कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं हो सकता है, उसका मालिक सभी लोग होंगे, उस देश के सभी नागरिक होंगे और इसमें देश की भी सीमा नहीं है। दूसरी चीज, करने पे क्या होगा? आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार आपको पे आउट नहीं मिलेगा, आपकी जरूरत के हिसाब से पे आउट मिलेगा। उदाहरण के रूप में अभी मैं आपको यह समझाऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि कम्युनिज्म के दम पर ही सोवियत संघ बना और कम्युनिज्म के कारण ही सोवियत संघ बिखर गया। एक ऐसी सोच जो बहुत बेहतर हो सकती थी। आप कल्पना कीजिए, आपके यहां पर कोई ना राजा है ना कोई प्रजा है, सब इक्वल हैं, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सब बराबर हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं ये निजी नहीं है, ना सरकारी हो, ऐसा कार्ल मार्क्स की थ्योरी कहती है। कार्ल मार्क्स एक जर्मनी के रहने वाले फिलोसफर हुआ करते थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म के विषय में एक पूरी किताब लिखी और जिससे प्रभावित हुए रसिया के रहने वाले 2 व्यक्ति, जिसका एक का नाम है व्लादिमीर लेनिन और दूसरे का नाम है स्टालिन। एक का नाम लेनिन और दूसरे का नाम स्टालिन। अभी हम इस विषय में पढ़ेंगे कि एक शुरुआत होती है बहुत अच्छी सोच के साथ, लोगों के हितों के लिए, लेकिन वो एक नरसंहार के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में बदल जाती है? एक ऐसा नरसंहार कि जो शायद आपने हिटलर और मोसोलिनी, जो इटली के शासक हुआ करते थे, हिटलर जैसे शासक भी उसके सामने कमजोर, कम क्रूर दिखाई देंगे। स्टालिन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन स्टालिन से पहले शुरुआत हुई लेनिन से। होता क्या है, 1907 में रसिया में, 1907 नहीं 1904 और 5 में, उस समय उस दौर में रसिया में राजा का राज हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। लेकिन उस दौरान उस समय का सबसे मजबूत देश जापान इस पर हमला कर देता है। अभी हमने चीन में भी पढ़ा था कि जापान ने मजबूत से मजबूत देश को अपनी उंगलियों पर घुमा दिया था। चीन में तो यह हालत कर दी थी कि आप चाइनीज बोल के देखो, आपकी जबान काट दी जाएगी। चीन में यह हालत कर दी थी। जापान उस समय का सबसे सक्षम, सबसे मजबूत देश हुआ करता था और उसने 1904-1905 में रसिया पर हमला कर दिया और रसिया को हरा दिया। अब यहां के राजा के पास वहां के कुछ मजदूर लोग पहुंचे और चूंकि फैक्ट्रियों में काम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था, तो लोग भूखे मर रहे थे। तो वे मजदूर गए राजा से मदद मांगने। राजा ने उन पर गोलियां चलवा दी और वहां पर यह खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। उस समय के वहां के कैलेंडर से, क्योंकि यहां का कैलेंडर उस समय नॉर्मल कैलेंडर को नहीं मानता था,
तो 22 जनवरी 1905 में खूनी रविवार के नाम से यहाँ पर लोगों का कत्ल करवाया गया। किसके द्वारा? वहां के राजा के द्वारा। चूंकि ये एक दिन में ये चीजें नहीं थी, लेनिन इन चीजों को देख रहा था। लेनिन यहाँ पर एक विपक्ष पार्टी के रूप में निकल कर आता है, विरोध बनाकर करता है, और वो बहुत ज्यादा आकर्षित था कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्टवाद से। वह अपने देश में भी कम्युनिज्म लाना चाहता था, अपने देश में भी कम्युनिस्टवाद को लागू करना चाहता था। अब यहां पर होता क्या है, 1907 तक पहुंचते पहुंचते यहां पर एक क्रांति शुरू होती है जिसके जनक बनते हैं लेनिन। और लेनिन वहां की जनता को समझाकर बुझाकर उन्हें अपना बनाकर लेनिन क्या करते हैं, वहां की जनता को अपनी तरफ कर लेते हैं। इसी दौर में आगे चल के क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। जी हाँ, 1914 से 1918 के बीच, 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें यहां का राजा अपने सैनिकों को इस युद्ध में शामिल कर देता है और तकरीबन 2 लाख सैनिक इसमें मारे जाते हैं। इसी दौर का फायदा उठाकर लेनिन एक क्रांति शुरू कर देता है जिसे रूस की क्रांति कही गई, और उसका जनक कहा गया लेनिन को। और लेनिन एक सोवियत संघ के रूप में चीजें, मतलब एक संगठन बना देता है जिसे सोवियत संघ कहा जाता है। कौन बना देते हैं? लेनिन। लेनिन एक संगठन बना देते हैं जिसे सोवियत संगठन कहा गया, जिसमें कुल मिलाकर इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों को जोड़ा गया, और कुछ देश आगे चल के जुड़ते चले गए। लेनिन की सोच अच्छी थी। लेनिन चाहता था कि कम्युनिज्म यहां पर आए, कोई अमीर ना रहे ना कोई गरीब रहे, कोई भी फैक्ट्रियां हो वो निजी हाथों में नहीं होंगी। वो एक तरीके से लेनिन ने थोड़ा सा कम्युनिज्म को अपने हिसाब से फेरबदल करने का प्रयास करा, लेकिन वह सफल रहे। 1917 से लेकर 1922 तक वे अपने आप को सोवियत संगठन बना चुके, और 1922 से लेकर 1924 तक लेनिन ने शासन किया और सोवियत संघ को बनाने में रहे। लेकिन हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1924 में। अब यहां पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है, और अचानक नहीं होती है, वह पहले से ही उस देश का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सोवियत संघ जब बन रहा था तो उस समय स्टालिन एक महत्वपूर्ण पद पर भी था, और लेनिन के बाद उत्तराधिकारी भी था एक तरीके से। चूंकि कम्युनिस्टवाद या कम्युनिज्म ये कहता है कोई भी निजीकरण नहीं होगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी फैक्ट्री का मालिक नहीं होगा। लेकिन स्टालिन क्या करता है कि प्राइवेट व्यक्ति तो मालिक नहीं होता है, लेकिन सरकार मालिक हो सकती है। अब कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म बनाने में जो योगदान स्टालिन करता है, और आगे आप स्टालिन के विषय में पढ़ेंगे, जब हम रूस की इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ओवरव्यू देख ले रहे हैं। स्टालिन ने वहां पर जब गद्दी संभाली तो कम्युनिज्म की परिभाषा ही बदल दी, कम्युनिस्टवाद को ही बदल दिया। दोनों कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म अलग था, और स्टालिन और लेनिन ने उसमें इंप्लीमेंट करा, अपने हिसाब से उसको तैयार किया। जी हां, वन नेशन वन पार्टी की थीम लेकर आया स्टालिन। स्टालिन ने अपने सभी विरोधियों को मरवा दिया था। जो भी उसका विरोध करता था या तो जेल में या खत्म। करोड़ों लोगों की हत्याओं का इल्जाम है स्टालिन के ऊपर। स्टालिन 1950 के बाद 1954 में मरे हैं, लेकिन तब तक वे बहुत ज्यादा नरसंहार कर चुके थे। अब इसका सोवियत संघ बन तो गया, इन देशों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया, लेकिन ये बिखरा क्यों? ये तो बहुत बड़ी ताकत बन गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ का कोल्ड वॉर भी चल रहा था, ये दोनों एक मजबूत ताकतें बन चुकी थी, लेकिन सोवियत संघ में ऐसा हुआ क्या जो बिखर गया? वो कारण था कम्युनिज्म की कमजोरी जो इन्होंने ऐड की थी। समझ में आता है?
समझ में आता है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, समझ में आता है, बहुत अच्छी थीम है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या नुकसान है। ऐसा था और ऐसा आज बहुत सारे देशों में आज भी है, वहां पर एजुकेशन फ्री है, आपका इलाज फ्री है। लेकिन अगर कहीं पर यह कह दिया जाए कि आप कमाएंगे तो अपनी क्षमता के हिसाब से, आप मेहनत करेंगे क्षमता के हिसाब से, लेकिन आपको पे आउट जो मिलेगा वो आपकी जरूरत के हिसाब से मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है, उसके सारे लोग मालिक हैं। तो क्या वो संस्था कैसे चलेगी, वो फैक्ट्री कैसे चलेगी अगर उसको कहा कोई जवाबदेही करने वाला नहीं होगा। तो ऐसा ही यहां पर हुआ। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है और वो वेल एजुकेटेड है, अच्छा पढ़ा लिखा है और वह जॉब करने जाता है, लेकिन जब पे आउट मिलता है, पे आउट उसको रिटर्न होता है इक्वली उसके बराबर जो शून्य पड़ा हुआ है या कम मेहनत करने वाला व्यक्ति है, आलसी है। तो जब इस मेहनत करने वाले व्यक्ति को उसी के बराबर पैसा मिलेगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं मेहनत ही क्यों करूं। जी हां, बिल्कुल यही होगा। अब दूसरी बात कर ले रहे हैं। अब दूसरी बात कर ले रहे हैं, मान के चलिए यहां पर ऑनर होना था, ऑनर जो कि नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सारी आम जनता, सारी आम जनता यहां पर ऑनर है। लेकिन अगर फैक्ट्री में कोई कमी आएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जब तक कोई नहीं आएगा। तो स्टालिन ने यहां पर क्या करा कि गवर्नमेंट को बिठा दिया कि गवर्नमेंट इस चीज को काम करेगी। ये लेनिन की भी थ्योरी थी, लेकिन मार्क्स, कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी नहीं थी। उसके मालिक ये लोग होने चाहिए थे, ना कि ये लोग। ना कोई प्राइवेट व्यक्ति मालिक होना चाहिए था, ना कोई गवर्नमेंट मालिक होनी चाहिए थी, सिर्फ ये लोग मालिक होने चाहिए थे। उसकी सीधी सी थ्योरी थी, ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा, जिसको जैसी जरूरत है उसको वैसा पैसा मिलेगा। अगर किसी को 2 रोटी की जरूरत है तो उसको 2 रोटी के हिसाब से मिलेगा, किसी को 10 रोटी की जरूरत है तो उसे 10 रोटी के हिसाब से पे आउट मिलेगा। चाहे काम 2 रोटी वाला 10 रोटी वाला के बराबर काम कर रहा हो या 10 रोटी वाला 2 रोटी वाले के बराबर काम कर रहा हो, उससे मैटर नहीं करता है। आपकी जरूरत के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ये इस तरीके की थ्योरी हुआ करती थी। खूनी रविवार कौन से देश में? रसिया में। इसमें क्या हुआ था? इसमें राजा द्वारा एक नरसंहार हुआ था। राजा द्वारा अपने मजदूरों की मदद करने की जगह उनको मार दिया गया था, उन पे गोलियां चला दी गई थी। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ की। अब सोवियत संघ से हम आगे चलते हैं। ऐसा क्या होता है 1999 91 में, 1991 में ऐसा क्या होता है कि सोवियत संघ बिखर जाता है। उसमें से एक देश तो आपका रसिया, ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा जो है वो रसिया है। रसिया 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, एक साइबेरियन एरिया है और एक यूरोपियन एरिया है। जो साइबेरियन एरिया है रसिया का, वो कहां आता है? वो एशिया में आता है, लेकिन बहुत ज्यादा रहने योग्य जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर एक तो सर्दी बहुत अधिक होती है, दूसरी बर्फ बहुत अधिक जमती है और रहने योग्य नहीं है। इधर जो एरिया है यूरोपियन एरिया, वो इधर का है और ये समझ लीजिए इसमें 80% जनता इसकी इधर ही रहती है, ना कि उधर रहती है। बल्कि इसने कोशिश की है कि उधर भी रहना शुरू करे, लेकिन वहां पर अभी 20% लगभग लोग रहते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग इधर भी रहते हैं। ये कहां की बात कर रहे हैं हम रसिया की बात कर रहे हैं। रसिया से, सोवियत संघ से अलग कितने देश हुए सन 91 में?
अब जब इस तरीके से हुआ कि एक व्यक्ति कमा रहा है, दूसरे को ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो लोगों में मतभेद पैदा हो गए, लोगों में दिक्कतें हो गई। दूसरी बात, जिस फैक्ट्री का मालिक कोई नहीं होता, उसका स्टेलिन गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट को चलाने वाला कौन था, कैसा व्यक्ति था, निर्भर उस पर करता है। तो स्टेलिन जैसे व्यक्ति जिसने नरसंहार तक करवा दिए, वो किस तरीके से लोगों से बिहेव कर रहा था। एक ऐसी शुरुआत की गई थी जिससे उम्मीद की गई थी कि लोगों का भला होगा, लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे और एक हम बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। तो ताकत तो ये बन के उभरे, लेकिन ये अपने सहयोगी देशों को नहीं रोक पाए अपने साथ, और धीरे 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 करके सन 1991 में एक दिन ऐसा आता है कि इससे 15 देश अलग हो जाते हैं, जिसमें से एक स्वयं कौन सा देश होता है, रसिया होता है, जहां पर आज के पुतिन राष्ट्रपति हैं। और उनकी भी एक अलग कहानी है। खैर, इस विषय में जब हम रसिया का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये कहां की बात कर रहे हैं हम सोवियत संघ की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ के कौन से देश की बात है, रसिया। कौन सा देश है, रसिया। रसिया और भारत के संबंध बहुत अनुकूल रहे हैं, बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। किस किस के, रसिया के और भारत के। भारत ने भी रसिया का साथ दिया है और रसिया ने भी भारत का साथ दिया है। 1965 की लड़ाई जब भारत और पाकिस्तान की हुई, तो जो मध्यस्थता निभाने वाला देश था वो रसिया था। खैर, उस समय पाकिस्तान को ये बचाकर ले गया। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी, सोवियत संघ का एक देश हुआ करता था जो भी हमने पढ़ा, जिसे ताशकंद जगह थी उज्बेकिस्तान में, वहां पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये कौन से देश की बात थी, ये सोवियत संघ की बात थी। सोवियत संघ से जो अलग देश बना, उसका सबसे बड़ा और पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश रसिया। कौन सा, विश्व में सबसे बड़ा देश रसिया। जी हां। अब आते हैं इसके बाद, जहां खेल के प्रति एक ऐसा खेल जहां दीवानगी की सारी हदें पार हो जाती हैं, और इनमें ये समझ लीजिए इनका राष्ट्रीय खेल है। जी हां, मैं बास्केटबॉल की बात कर रहा हूं। और बास्केटबॉल के लिए जो सुप्रसिद्ध हैं इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज भी कहलाई जाती हैं, बाल्टिक देश भी कहलाए जाते हैं। कौन, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये तीनों ही देश, यहां पर फुटबॉल से दीवानगी यहां पर बहुत अधिक है, और इनके राष्ट्रीय खेलों में यह आता है क्या, बास्केटबॉल। कौन से तीन देश, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। देखिए, इस्टोनिया देश जो है ये, और लैटविया और लिथुआनिया, तीनों ही नाटो के सदस्य हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध है वो इस वजह से है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बना। इस वजह से रसिया ये कहता है कि तू सोवियत संघ का हिस्सा था और आज तू नाटो से जुड़ा, हम इस वजह से तुझसे युद्ध हो रहा है। तो फिर ये तीनों देश भी तो इसी से अलग हुए हैं, इस्टोनिया और लैटविया और लिथुआनिया, और तीनों नाटो के सदस्य हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूक्रेन से बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो इन्हें क्यों कुछ नहीं कहता। खैर, जब हम इनके इतिहास के विषय में पढ़ेंगे तब इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यूक्रेन, तो जब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तब इस विषय में पढ़ेंगे। ये तीनों ही नाटो के सदस्य हैं। कौन कौन, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। कौन कौन से देश हैं, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये कहा जाता है इन क्षेत्रों में, एक तो देखिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है इन देशों की, तीनों की लगभग, ये डिजिटली बहुत डेवलप हुए। इन्होंने ई वोटिंग तक का इंतजाम कर लिया कि आप कहीं भी रहिए, आप इंटरनेट के माध्यम से वोट डाल दीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं है। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम, बाल्टिक देशों की बात कर रहे हैं। बाल्टिक देशों में कौन से देशों की, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया की बात कर रहे हैं। और ये तीनों देश भी सोवियत संघ से अलग हुए हैं। अगर हम बात करें इन देशों की, एक और खासियत है, यहां पर लड़कियों की हाइट बहुत अच्छी मिलती है। ये कहा जाता है तकरीबन 5 फीट 7 इंच या लड़कियों की एवरेज हाइट है, और लंबी लड़कियां यहां पर मिलती हैं। जैसे दुनिया की सबसे लंबी लड़की तुर्की में है,
लेकिन एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं वो इन्हीं देशों में मिलती है, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया में। ये बाल्टिक देश हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए थे 1991 में। कौन कौन से? इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। आइए इसके बाद बात करेंगे इसके अलावा हम बात करते हैं। देखिए, इस्टोनिया जैसे देश में ऐसा भी है कि यहाँ के लोगों के लिए लोकल में घूमने के लिए कोई भी टिकट नहीं लगता है, फ्री सेवा है। इंटरनेट बहुत बेहतर है इन तीनों देशों का। टिकट फ्री कहां पर? इस्टोनिया में। मोस्ट, ये समझ लीजिए डिजिटली इन्होंने बहुत डेवलप अपने आप को किया है। अब बात करते हैं इनमें से एक देश की जिसका नाम है लिथुआनिया। क्या नाम है? लिथुआनिया है। और देखिए कितना बड़ा देश है, मात्र ये मात्र इतना बड़ा देश है। और आपको जानकर अचंभा होगा, इसने चीन को आंखें दिखा दी थी। जी हां, और आज भी दिखा रखी हैं। जब हम चीन पढ़ रहे थे तो हमने ताइवान भी पढ़ा था। पहले यूएनओ ने ताइवान को मान्यता दी थी कि आप ही देश हैं और चीन आपका हिस्सा है। लेकिन कुछ समय के बाद 1971-72 के आसपास यूएनओ ने इसको उल्टा कर दिया था, जिसमें भारत ने भी चीन का साथ दिया था और कहा गया था कि चीन ही देश है और ताइवान चीन का हिस्सा है। लेकिन चीन ने एक चीज कही कि ऐसा है, अगर कोई ताइवान से संबंध रखेगा अलग से तो वो ये समझ ले कि वो चीन का भी दुश्मन है। ताइवान से दोस्ती मतलब चीन से दुश्मनी। अगर आप ताइवान को अपने यहां रखेंगे तो चीन वहां पर कोई ना व्यापार करेगा ना कुछ करेगा। वन नेशन वन पॉलिसी के नाम से उसने उठाया और ये चीन ने कहा था सभी देशों से, लेकिन लिथुआनिया ने 2021 में ताइवान का अपने यहां ऑफिस खुलवा देता है। ऑफिस खुलने का मतलब है कि वह ताइवान को अलग मान्यता दे रहा है अपने आप में। लिथुआनिया ये कह रहा है कि हाँ, ताइवान एक देश होता है। तो चीन ने अपना यहां से ऑफिस हटा लिया था और ये कह दिया था कि जैसा करोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, आपको भुगतना पड़ेगा। लिथुआनिया कहता है कि ठीक है, तुम जाओ यार यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिथुआनिया एक मजबूत देश भी है, ऐसा नहीं है कि ये चलता फिरता देश है। ऐसे ही आंखें नहीं दिखा दी है चीन को। ये किस देश की बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं लिथुआनिया देश की। तो देखिए, सोवियत संघ से अभी तक अलग होने वाले देश 8 देश तो हमने एशिया में पढ़ लिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। और अब आज हमने 4 देश और पढ़े, रसिया, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, रसिया तो हमें याद रहता ही रहता है। बाल्टिक देश हैं 3। कौन कौन से? इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। ये बाल्टिक देश हैं। किससे अलग हुए? सोवियत संघ से अलग हुए। कब अलग हुए? 1991 में अलग हुए। तो अभी तक हमने 12 देश पढ़े हैं। 3 देश अभी हम और पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? सोवियत संघ में पढ़ेंगे। चलिए, हम इसी तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजी है, देखिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है, अगर कोई ये कहता है कि हम आप सिर्फ देश पढ़ा रहे हैं, आप ना यहाँ की नदियों के विषय में बात कर रहे हैं, ना आप यहाँ की कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, ना आप समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं, आप सिर्फ देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये छोटी छोटी चीजें बाकी हैं जो हो जाएंगी। एक देश ही ऐसी चीज है जिसको हम शब्दों में याद कर लेते हैं, शब्दों में पढ़ लेते हैं,
लेकिन जहन में हमेशा के लिए याद नहीं रहते हैं। आप जैसे ही देश भूल जाओगे, आप उसके ये लोकेशन भी भूल जाओगे कि ये कौन से समुद्र के पास है, कैसे है, कहाँ है। लेकिन अगर आपको देश समझ में आ गए तो उसके पास कौन कौन से समुद्र हैं आप आसानी से याद कर लेंगे, कौन कौन से महासागर हैं ये आप आसानी से कर लेंगे, कौन सी नदी कौन से देश में है ये आसानी से आप याद कर लेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं